हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये मेरा वीडियो एक ऐसी डिसीज़ पे बेस्ड है जो अपने आप में तो प्रॉब्लमेटिक है ही, साथ ही इस डिसीज़ के होने पर हजारों और भी डिसीज़ क्रिएट हो जाती हैं और हमें पूरी तरह से परेशान कर देती हैं। तो वो डिसीज़ है डाइजेशन से रिलेटेड, मतलब पाचन से रिलेटेड। हम जो भी खाना खाते हैं अगर वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ भी है, तो उसके कारण और भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो डाइजेशन से रिलेटेड जिस डिसीज़ पर बेस्ड हो उसका नाम है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़, या जिसको आईबीडी भी कहा जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन अभी सब लोग इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है। इसको हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह के प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसके बारे में हमें अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरी नॉलेज दूंगी जिससे कि अगर किसी को भी आईबीडी है तो वो आईबीडी के साथ कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकता है और आईबीडी से होने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकता है। अब हमें देखना है कि आईबीडी का मतलब क्या है। आईबीडी का जो मीनिंग है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आई फॉर इन्फ्लामेशन, बी फॉर बोवल और डी फॉर डिसीज़। बोवल से मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें इंटेस्टाइन, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग या जलन। तो क्या होता है कि जब बॉवल में इन्फ्लामेशन होगा, जलन होगी, तो उसके कारण कभी कभी अल्सर फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब इन सब प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि डायरिया भी हो सकता है, और जो डायरिया होता है वो सिंपल ना होकर क्या होता है कि उसमें जो स्टूल होता है या फीसेस निकलता है वो ब्लड के साथ निकलता है। ब्लड के साथ निकलेगा तो नेचुरल है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी बॉडी में। ब्लड की कमी हो जाएगी, मतलब एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस लगने लगेगी, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, फटीग मतलब थकावट लगने लगेगी। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईबीडी। सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि नॉर्मल कोलोन कैसा होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईबीडी। आईबीडी का पहला टाइप है क्रॉन्स आईबीडी। क्रॉन्स आईबीडी का मतलब होता है कि इसमें माउथ से लेके एनस तक कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, मतलब इसमें इंटरमिटेंट इन्फ्लामेशन होता है, बीच बीच में इन्फ्लामेशन होता है। जबकि जो दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो कोलोन से लेकर रेक्टम तक पूरे पार्ट में होता है। आईबीडी का एग्जैक्ट कॉज अभी तक सामने नहीं आया है, फिर भी ये माना जाता है कि आईबीडी बहुत सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण होती है, और ये जो फैक्टर्स हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। आईबीडी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारे किसी क्लोज रिलेटिव को आईबीडी है तो हमें भी आईबीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स का जो पहला टाइप है वो है ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब ये है कि क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हम सभी जानते हैं उसका काम है कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है तो उसको किल करना, उससे हमारी बॉडी की रक्षा करना। लेकिन ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी के किसी पार्ट को गलती से डैमेज करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है ऑटो इम्यून रिएक्शन, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही डैमेज करने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो गट लाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और आईबीडी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इसका एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स का दूसरा टाइप है माइक्रोबायोम इम्बैलेंस।
गट में क्या होता है कि माइक्रोबायोम होता है, मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट की हेल्थ को सही रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाए, मतलब वहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं उनकी क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कुछ गलत तरीके से स्टिमुलेट हो जाता है और आईबीडी कॉज कर देता है। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग क्रॉस डिसीज़ के डेवलप होने की रिस्क को बढ़ा देता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में नेक्स्ट है इन्फेक्शन। कुछ लोग क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया, वायरस या किसी अदर माइक्रोब्स के कारण, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी इम्यून सिस्टम एक्टिव बना रहता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में नेक्स्ट है स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेस आईबीडी का मेन रीज़न नहीं होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी आईबीडी है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तो स्ट्रेस आईबीडी के सिम्टम्स को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ आईबीडी। आईबीडी का पहला सिम्टम है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायरिया, और जो कि ज़्यादातर ब्लड या म्यूकस के साथ होता है और स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में होता है। नेक्स्ट सिम्टम है फटीग। फटीग मतलब थकावट। तो ये चीज़ नेचुरल है। जब परसिस्टेंट डायरिया होगा तो बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएंगे, तो फटीग होना निश्चित है। फिर नेक्स्ट सिम्टम है फीवर। क्योंकि आईबीडी में सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो जिसके कारण फीवर होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम है जॉइंट पेन। हम जानते हैं कि आईबीडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इस कारण से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जीआईटी या कोलोन का जो पार्ट है उसके साथ साथ बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है, जिसके कारण जॉइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है स्किन प्रॉब्लम्स। आईबीडी के कारण स्किन रैशेस जैसी कई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं। एक तो आईबीडी के केस में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इसके कारण ये हमारी स्किन सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, वहाँ स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा कई बार आईबीडी में डायरिया के कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स का भी बॉडी से लॉस हो जाता है, तो विटामिन की कमी के कारण भी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो आईबीडी में जो बॉवल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन फाइनली अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्सर के कारण ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण आयरन लॉस भी हो जाता है। फिर इन्फ्लामेशन के कारण कई बार आयरन का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो इन सारे रीजन से एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सिम्टम है माउथ सोर। माउथ सोर का एक कारण तो ये हो सकता है कि क्रॉस डिसीज़ में जैसा कि हम जानते हैं माउथ से लेके एनस तक कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो कि माउथ सोर का कारण बन जाता है। फिर बॉडी से विटामिन B12 और अदर न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है, इसके कारण भी माउथ सोर हो सकता है। साथ ही इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने के कारण भी माउथ सोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट सिम्टम वेट लॉस। वेट लॉस के पीछे भी जो कारण है वो क्लियर है, क्योंकि जब आईबीडी होता है तो उस केस में ब्लडी स्टूल के कारण बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका लॉस हो जाता है। फिर चूँकि जो बॉवल है या इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ आईबीडी। आईबीडी की डायग्नोसिस में पहला स्टेप है मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स रिव्यू। इसमें डॉक्टर पेशेंट से सिम्टम्स के बारे में पूछता है, जैसे कि उसको एब्डोमिनल पेन है या नहीं है, क्रैम्प है या नहीं, फटीग, एनीमिया, वीकनेस, स्किन रैशेस, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, मतलब जो भी आईबीडी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में है या नहीं है उनका पता लगाता है।
दूसरा, पेशेंट से उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि उसके किसी क्लोज रिलेटिव को कभी आईबीडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों से डॉक्टर को एक आइडिया लग जाता है कि जो पेशेंट है उसको आईबीडी हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एब्डोमिनल एंड जनरल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के एब्डोमिन को एग्जामिन करता है कि उसमें कहीं इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। इसके बाद में बॉडी के अदर पार्ट्स का भी एग्जामिनेशन करता है, जैसे स्किन में कहीं रैशेस तो नहीं है, जॉइंट पेन है या नहीं है, क्योंकि आईबीडी के केस में एब्डोमिन के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। सबसे पहले है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें एक तो ये देखा जाता है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि आईबीडी के केस में ब्लडी स्टूल होने के कारण कई बार ब्लड की कमी हो सकती है। दूसरा, न्यूट्रिशंस का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, आयरन का भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए ब्लड की कमी हो सकती है। इसके अलावा नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स भी देखते हैं। आईबीडी में क्या होता है, चूँकि इन्फ्लामेशन होता है इसलिए कई बार वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है और हम जानते हैं कि आईबीडी में इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद में स्टूल टेस्ट, और इसमें भी फीकल काल प्रोटेक्टिंग टेस्ट को हमें पढ़ना है। काल प्रोटेक्टिंग क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होता है। तो अगर पेशेंट को आईबीडी होगा तो इस प्रोटीन का लेवल स्टूल में जो एक्चुअल में होना चाहिए लेवल उससे ज़्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो इससे ये पता लगता है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुआ है और कितना हुआ है। फिर नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में सबसे पहले है कोलोनोस्कोपी। इसमें डॉक्टर पेशेंट के पूरे कोलोन को और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड, मतलब टर्मिनल इलियम को अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकता है और ये देख सकता है कि उसमें अल्सर, इन्फ्लामेशन या आईबीडी से रिलेटेड और भी कोई साइन है या नहीं है। फिर है बायोप्सी। इसमें कोलोन का स्मॉल टिश्यू सैंपल लेकर उसका माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें अल्सर या इन्फ्लामेशन है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का आईबीडी है, मतलब क्रॉन्स डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसके बाद में है अपर एंडोस्कोपी। इसका यूज़ जीआईटी के अपर पार्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए होता है और ये पता लगाते हैं कि क्रॉन्स डिसीज़ है या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉन्स डिसीज़ जीआईटी के अपर पार्ट में ही होती है। इसके बाद में है इमेजिंग स्टडी। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो भी कोलोन में प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ होम रेमेडीज़ ऑफ आईबीडी। आईबीडी के लिए जो होम रेमेडीज़ हैं उनमें पहला है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में सबसे पहले है यूज़ ऑफ हाई फाइबर फूड। ये किस तरह से बेनिफिशियल है वो हम देखते हैं। क्या होता है कि आईबीडी के केस में जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर हम हाई फाइबर फूड यूज़ करेंगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे रिलीज़ होंगे और धीरे धीरे रिलीज़ होने के कारण उनका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। फिर है अवॉइड ट्रिगर फूड, मतलब ऐसा फूड जो आईबीडी के सिम्टम्स को ट्रिगर करे और ज़्यादा बिगाड़े, ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह की फूड में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये सभी। इसके बाद में नेक्स्ट है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। अगर हम बार बार और थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कम प्रेशर पड़ेगा, जिससे आईबीडी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हाइड्रेशन। क्योंकि आईबीडी के केस में कई बार डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वाटर लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हाइड्रेशन करना, मतलब वाटर इनटेक बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम रेमेडीज़ में सेकंड रेमेडी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आ जाती हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये सभी स्ट्रेस को दूर करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस एक
बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आईबीडी ट्रिगर करने में। स्ट्रेस मैनेजमेंट में नेक्स्ट है मेडिटेशन। हम जानते हैं कि मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की नेक्स्ट टेक्निक है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज में बहुत चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, योग। तो इन सभी का यूज़ करके भी स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। होम रेमेडीज़ में थर्ड रेमेडी है हर्बल रेमेडीज़। हर्बल रेमेडीज़ में है पिपरमिंट ऑयल, जिंजर और कैमोमाइल टी। आईबीडी की होम रेमेडी में नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स इस तरह के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट के अंदर जो माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है आईबीडी के केस में, उसको रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। मतलब प्रोबायोटिक्स लेने से जो बैक्टीरियाज डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनकी हमारे अंदर कमी हो गई है वो पूर्ति हो जाती है। नेचुरल प्रोबायोटिक्स में आ जाते हैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट, बटर मिल्क। हम सभी जानते हैं कि इनमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इनका यूज़ आईबीडी में होम रेमेडीज़ के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद में है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। कई बार जो हमारे ज़रूरी बैक्टीरियाज़ हैं उनकी पूर्ति फूड के थ्रू नहीं हो पाती है तो अलग से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं कि जो कि जनरली टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। होम रेमेडी में नेक्स्ट है मल्टीविटामिन्स। आईबीडी के केस में कई बार पर्सिस्टेंट डायरिया के कारण बहुत सारे विटामिन्स का लॉस हो जाता है जिसके कारण हमें वीकनेस फील होती है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन्स यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर स्लीप। पुअर स्लीप अगर होगी तो वो आईबीडी के सिम्टम्स को और ज़्यादा बिगाड़ देती है, इसलिए रेगुलर और प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईबीडी के कारण जो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प होता है उसको दूर करने के लिए हीटिंग पैड से एब्डोमिन की सिकाई की जा सकती है। इसके बाद में है एक्यूपंक्चर थेरेपी। ये एक चाइनीज़ थेरेपी है। इसमें थिन नीडल्स को बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में इंसर्ट किया जाता है और इस तरह से आईबीडी से काफ़ी हद तक छुटकारा दिलाया जा सकता है। आईबीडी की मेडिकेशंस हैं एमिनो सैलिसिलेट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बायोलॉजिक्स। इसके बाद में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आईबीडी पूरी तरह से क्योरेबल डिसीज़ नहीं है, लेकिन मेडिसिन के थ्रू, कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू, कुछ लाइफस्टाइल के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।